ओके, तो अभी तक हमने जितनी भी मोशन डिस्कस की वो सब आपके पास लीनियर थी एक सिंगल लाइन में, राइट। और अब जो हमने डिस्कस करना है वो सर्कुलर मोशन में डिस्कस करना है कि सर्कुलर मोशन में आपके पास किस तरह से वैल्यूज और एक्सेलरेशन वेलोसिटीज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले सर्कुलर मोशन की बात करें और सर्कुलर मोशन को आप डिफाइन करते हो, तो आप इस तरह से डिफाइन करोगे। जो सर्कुलर मोशन के बारे में पता है कि बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, रोटेट की बात नहीं हो रही, रोटेशन एक अलग चीज होती है। उसमें एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो बॉडी मूव करती है, जिस तरह डोर, फैन, ये सारी एग्जांपल। सर्कुलर में ये होता है कि बॉडी कंप्लीट एक सर्कल राउंड में मूव करती है, राइट। तो अब यहाँ पर आप सर्कुलर मोशन को डिफाइन करोगे तो इस तरह से लिखोगे कि बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगी, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और अप्लाई होती है, विद कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड आपके पास वहां पे कांस्टेंट होनी चाहिए, तो आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा, राइट। तो एक तो ये हो गई आपके पास सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन जैसे। और इसके अलावा हम सर्कुलर मोशन को अगर डिफाइन करें तो हमारे पास उसमें फोर्सेस होती है, उसमें रिजल्टेंट फोर्स होती है। ये सारी चीजें भी हमने इसमें डिस्कस करनी है सर्कुलर मोशन के टॉपिक में, जिस तरह हमने लीनियर के लिए डिस्कस किया। तो अगर आप यहाँ पर सर्कुलर मोशन को कंसिडर करते हो, तो अगर हम एक सर्कुलर मोशन की बात करें तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उसको हमने कनेक्ट किया है थ्रेड के साथ, और वो थ्रेड आपके पास ये सेंटर से पास होगा। ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है थ्रेड क्योंकि हमने उसे होल्ड करके रखा है और हम उसे सर्कुलेट करवा रहे हैं, तो वहां पर आपके पास एक सर्कुलर मोशन होगी, राइट। और यहाँ पर अगर हम बॉडी की डायरेक्शन देखते हैं तो बॉडी की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि लेट सपोज अगर आप ये चेक करना चाह रहे हो कि जब बॉडी सर्कुलर मूव करती है तो उसकी सिंगल पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है। वैसे तो वो सर्कुलर है, वो तो कंप्लीट राउंड कंप्लीट होने के बाद हम कह रहे हैं कि वो सर्कुलर है, लेकिन अगर इस इंडिविजुअल पॉइंट पे अगर आप देखना चाहो तो इस इंडिविजुअल पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन क्या है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। अब लेट सपोज आप कंसिडर ये करो कि अगर ये स्टोन आपके हाथ से थ्रेड्स के साथ छूट जाए या वो थ्रेड बीच में से ब्रेक हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा। लेट सपोज जो, डाउनवर्ड। हाँ, अब इसके लिए मैं रोटेशन पहले मार्क कर देता हूँ। रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है। ठीक है, हम इसे क्लॉकवाइज मूव करवा रहे थे। इस पॉइंट पर आकर जो है वो हमसे थ्रेड ब्रेक हुआ या वो थ्रेड हमारे हाथ से लूज हुआ, तो आपके पास जिसकी डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट होगी। एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। वरना बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो लेफ्ट पर, राइट पर या सर्कल फॉर्म में मूव करके जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो आपके पास स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा। और स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने का आपके पास उसको डिफाइन इस तरह से करोगे सिंपल वर्ड्स में कि आप ये लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी is always tangent to the circle।
ठीक है। अब टेंजेंट का मतलब ये है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, अगर आप टेंजेंट को यहाँ डिफाइन करते हो, तो टेंजेंट का मतलब ये होगा स्ट्रेट लाइन जब स्ट्रेट लाइन आपके पास सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है उसकी बाउंड्री को, तो वो स्ट्रेट लाइन आपके पास टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। तो बाउंड्री से जब आपके पास सर्कल की वो से टच करते हुए स्ट्रेट लाइन मूव करेगी तो उस लाइन को आप टेंजेंट कहते हो। ठीक है, हमने सेंटर से नहीं लेकर जाना, क्रॉस नहीं करना, इंटरसेक्शन कहीं नहीं हो रहा, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है, बस एक स्ट्रेट लाइन जो कि बिल्कुल टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉ होती है, तो वो इस तरह से स्ट्रेट बनती है, तो ये टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, दिस लाइन इज टेंजेंट। और आप किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्कस करना चाहो, लेट सपोज अगर इस बॉडी को हम यहाँ ले आए इस पॉइंट पर, और रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज हो, इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड चाहिए। रोटेशन आपके पास अभी भी क्लॉकवाइज है, रोटेशन को चेक करके बताओ किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ से डाउनवर्ड आई, ठीक है, और यहाँ से अपवर्ड जा रही है। ठीक है, तो अपवर्ड जाने का मतलब ये कि इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बॉडी की डायरेक्शन स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि सही। यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बॉडी की डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन होगी कि बॉडी आपके पास हर पॉइंट पे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्योंकि अगर आप सर्कल को ब्रेक करते हो, सर्कल को आप ब्रेक कर दो बहुत स्मॉल जो है वो पीसेस में, तो हर पीस आप अगर उसको चेक करो तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा होगा। ठीक है, जिस तरह हम डॉट डॉट स्ट्रेट बनाते हैं, डॉट से हम लाइन बनाते हैं, फिर लाइन को कर्व करके हम सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल भी जो है वो आपके पास लाइन को ही कंबाइन करके बन रहा है। ठीक है, सिर्फ हम उसे एक राउंड शेप में यूज कर रहे हैं। तो जब आप सर्कल को ब्रेक करोगे स्मॉल पॉइंट्स में, स्मॉल पीसेस में, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फाइनल डायरेक्शन होगी सर्कल की, सॉरी बॉडी की, वो आपको स्ट्रेट ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो नेक्स्ट अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, तो अब आपके पास जो बाकी इसमें पॉइंट्स डिस्कस करने के वो ये है कि पहले हम इसकी डायरेक्शन तो हमें पता चल गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से बॉडी आपके पास मूव करके आ रही होगी, ठीक है, तो वो कोई ना कोई यहाँ पर एंगल बनाएगी, थीटा। ठीक है, तो अब जो है वो हमारे पास डिस्टेंस की जगह पर हम थीटा यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी है तो एक पॉइंट के अराउंड मूव कर रही, लेकिन क्योंकि उसका कंप्लीट पार्टिकल्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, तो वो सर्कुलर है, और उसमें वहां पर कोई ना कोई आपके पास एंगल बनेगा। जिस तरह आप कंपास को यूज करते हो, आप कंपास से एक सर्कल बना रहे हो, तो सेम मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद आप इसकी अगर वेलोसिटी की बात करो, तो आप इसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन सी होंगी? अगर आप फोर्स की पहले बात करो, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही होगी?
अब हमने स्ट्रिंग के साथ उसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रिंग उसे टुवर्ड्स सेंटर लेकर आना चाह रहा है, क्योंकि उसमें टेंशन की फोर्स है। तो यहाँ पर जो एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, ये आपके पास टेंशन की फोर्स होगी। अभी जो टेंशन की टर्म यहाँ पर यूज की है, टेंशन को आप डिफाइन, क्योंकि टेंशन भी आपके पास फोर्स की टाइप है, जिस तरह से हमने फ्रिक्शन को डिस्कस किया था, इसी तरह से आपके पास टेंशन भी एक फोर्स की टाइप है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आप डिफाइन इस तरह से करते हो कि ये आपके पास एक सिंपल फोर्स है, which can be found in the string। आपके पास स्ट्रिंग रो कहीं पर भी वो आपके पास थ्रेड यूज किया जा रहा हो किसी तरह का, तो उस वक्त आपके पास जो फोर्स अप्लाई होगी, आप उस फोर्स को टेंशन के नाम से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, तो ये टेंशन भी क्लियर हो गया। अब हमें फोर्स का भी आइडिया हो गया कि फोर्स जो है वो थ्रेड की इनवर्ड अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इस फोर्स को, अब थ्रेड की फोर्स तो हमें पता है कि इनवर्ड अप्लाई हो रही है। अब जो फोर्स इसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स होगी तो बॉडी डिस्प्लेस करती है। न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास F=ma, उसमें हमने ये पढ़ा था कि फोर्स अप्लाई होगी तो आपके पास वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब इसको सर्कल पाथ में मूव करवाने के लिए आपके पास कोई ना कोई फोर्स भी होगी। जब आप थ्रेड और स्टोन की एग्जांपल ले रहे हो और आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको सर्कल पाथ में मूव करवा रहे हो, तो वो फोर्स हम उसे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में अपने हैंड या रिस्ट से सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक फोर्स के लिए भी एक टर्म यूज होती है, और उस टर्म का नाम क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, ये आपके पास एक और फोर्स यहाँ पर यूज होगी, और इस फोर्स का बेसिक पर्पस ये है कि ये बॉडी को पूरे कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो आप इसके लिए लिखोगे आप फोर्स which keeps body in a circular path, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे सिंपल एफ, और सब स्क्रिप्ट में इसके साथ सी का सिंबल लगा देंगे, ताकि सेंट्रीपेटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम स्पेसिफिक सेंट्रीपेटल फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट। और अब इस फोर्स को कैलकुलेट अगर हमें करना हो, क्योंकि इसकी फॉर्मूला की डेरिवेशन कंप्लीट कैलकुलेशन आपके पास इंक्लूड नहीं है, और आपके सिलेबस में भी मेंशन है कि फॉर्मूला आपने एग्जैक्ट उसकी वर्किंग याद नहीं करनी कि वो ड्राइव कैसे होकर आया, उसके क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक समझाने के लिए उसका फॉर्मूला हमें आइडिया होगा, तो हम उस फोर्स की इंक्रीज डिक्रीज होने के फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो आपने फॉर्मूला जो है वो डेरिवेशन की याद नहीं रखनी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, ताकि आपको उसके फैक्टर्स याद रहें। सिर्फ फैक्टर्स बताऊंगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा याद रखना, फॉर्मूला सामने होगा तो आप इजीली बता दोगे, ठीक है। और आप यहाँ पे अपने सिलेबस में भी देखो, तो ये यहाँ पर मेंशन है, ये यहाँ पर सी पॉइंट में मेंशन है कि ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो इसलिए हम फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, लेकिन आपने इसकी वर्किंग याद नहीं रखनी।
तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला आप लिखोगे एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। और इसके फैक्टर्स को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो इसके फैक्टर्स जो है वो एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, और वी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पीड या वेलोसिटी, और आर किसे रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस। रेडियस। ये रेडियस आपके पास हर पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी जो है ना यहाँ पर, वो दो तरह से यूज हो सकती है, आप कह लो दो तरह के वेलोसिटी के यहाँ पर कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। एक ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, एक तो ये आपको टेंजेंट जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है ये बता रहा है कि वेलोसिटी जो स्ट्रेट जा रही है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है। तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा यहाँ पर कि अगर बॉडी स्ट्रेट मूव करती है, अगर स्ट्रिंग ब्रेक होने वाली एग्जांपल इसलिए दी ताकि वो आपके माइंड में रहे कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन क्यों होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है स्ट्रिंग ब्रेक करके ही हम उसको कैलकुलेट करें, वो हमारे पास अब एक अंडरस्टूड सी बात होगी कि वो स्ट्रेट जाएगा। तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा जो कि स्ट्रेट मूव करेगा टेंजेंट डायरेक्शन में, उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है। और एक जो बॉडी कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी की वैल्यू होगी, तो उसके लिए आप लिखते हो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी के इस तरह से दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो आप इस तरह से सेंस कर सकते हो कि वेलोसिटी का स्क्वायर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। यस। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज कब होगी, कितना इंक्रीज होगी, कितना डिक्रीज होगी, तो क्या आप उसके बारे में कुछ हिंट, कुछ आइडिया दे सकते हो कि कब इंक्रीज होगी या कब डिक्रीज होगी, या अगर हमें इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया? डिक्रीज कर देंगे। किसको डिक्रीज कर देंगे? अच्छा देखो, अब हमने जो है वो फॉर्मूला लिख लिया तो हमारे पास वैल्यूज थोड़ी सी इजी हो जाएगी फाइंड आउट करना और डिस्कस करना। अब हम देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के स्क्वायर के। ये बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द मोशन। वो हमने मास और वेट में देखा था कि वो कांस्टेंट रहता है। तो मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। वेलोसिटी हम पे डिपेंड करती है कि हम इंक्रीज डिक्रीज कब कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है कि दोनों क्वांटिटी साइमल्टेनियसली आपके पास इंक्रीज हो रही हैं। So FC is directly proportional centripetal force is directly proportional to the square of velocity। ठीक है। तो अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। या आप ये कह सकते हो कि अगर स्पीड आपके पास कहीं पर इंक्रीज है, कहीं पर हाई स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी हाई होगी। ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसके ऑपोजिट अगर हम देखें
कि कौन सा फैक्टर इनवर्सली होगा यहाँ पर। तो इनवर्सली फैक्टर कौन सा है यहाँ पर? रेडियस। रेडियस। तो एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो ये आपके पास इसका सेकंड फैक्टर होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स is inversely proportional to the radius। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने फॉर्मूला तो सॉल्व नहीं करना, लेकिन हमने क्योंकि फैक्टर्स इसके डिस्कस कर लिए हैं, और फैक्टर्स से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन इस तरह से हो, लेट सपोज कि वेलोसिटी या स्पीड को आप इंक्रीज कर रहे हो, वेलोसिटी को हमने इंक्रीज किया 2 टाइम्स, ठीक है, और जो रेडियस है, और रेडियस को हमने यहाँ पर डिक्रीज किया 2 टाइम्स, ठीक है। और फाइनल अगर आपसे स्टेटमेंट की बेसिस पे पूछा जाए कि आप फाइनल कंक्लूजन बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फाइनल वैल्यू क्या होगी, मतलब वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, कितने टाइम्स डिक्रीज होगी, इस सेंस में आंसर देना आपने, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर जर्नल बात की जाए। तो पहले आपको इन फैक्टर्स को देख के ये आइडिया तो शायद हो जाएगा कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। थैंक यू। इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी क्योंकि हमें पता है रेडियस हमारे पास कम हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला फैक्टर कम हो रहा है, तो फोर्स इंक्रीज होगी। और वेलोसिटी क्योंकि इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जी। ओके, अब ये वाली बात हो गई, और दूसरी बात अब यहाँ पर ये है कि एग्जैक्ट कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल मेथड है आपके पास, ठीक है। आपने जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नहीं पूछी जाती, लेकिन क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि फैक्टर्स आपके सिलेबस में है, तो फैक्टर्स का इंक्रीज डिक्रीज आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर उस फॉर्मूला की रफ हेल्प अगर लो, तो ये हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। हम सारे फैक्टर्स को यहाँ पर छोड़ देते हैं, मास को हम यहाँ से स्किप करते हैं, और मास क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा। और बाकी फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी आपने कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 2 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर टाइम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेडियस को आपने कितने टाइम्स डिवाइड किया, डिक्रीज किया आपने 2 टाइम्स, तो उसको कैसे लिखेंगे? -2। नहीं, वो तो डिक्रीज होगा, मतलब डिडक्ट हो गया वो तो, डिक्रीज नहीं किया हमने, डिडक्ट कर दिया। तो जब भी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज में आपने याद रखना है कि आप उसे डिवाइड की फॉर्म में लिखोगे, 1/2, ठीक है। जब डिडक्ट किया जाता है,
तो उसमें हम माइनस करते हैं, उसमें फिर हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू होती है और एक फाइनल होती है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू नहीं है, वो जर्नली बस हम आपसे पूछ रहे हैं। इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो, अगर 10 मीटर थी लेट सपोज, उसको हमने 2 टाइम्स डिक्रीज करके 5 कर लिया है। क्योंकि मैं नंबर्स इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि कैलकुलेशन हमने करनी नहीं है एक्चुअल फॉर्मूला की, हमने सिर्फ एक जर्नल आइडिया देना है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में सिंपल सी करनी हो, तो अब आप इस तरह से करोगे कि 2 टू द 4, और ये वाली जो वैल्यू है ये पहले ही डिनोमिनेटर में है, और उसमें भी एक वैल्यू डिनोमिनेटर में 1/2। ऐसा ही है। तो ठीक। अगर मैं उसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो ये रूल आपको पता होगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1, राइट। ठीक। तो फाइनल जो वैल्यू होगी एफ सी की, सेंट्रीपिटल फोर्स 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ऐसा ही होगा। ठीक। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हो इजीली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, अब एक आप और ट्राई करो क्वेश्चन। उसमें लेट सपोज वैल्यू ये हो आपके पास। अब हम वेलोसिटी को डिक्रीज करके देखते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज 2 टाइम्स, और जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस विल ऑल्सो नाउ इंक्रीज, क्योंकि प्रीवियस हम डिक्रीज कर चुके हैं। अब इसे हम इंक्रीज करके चेक करते हैं, और इसको हम लिखते हैं 3 टाइम्स। So now you have to calculate the value of centripetal force, right? तो हम यहाँ पे सिंपल कोई फॉर्मूला ट्राई करते हैं। अगर वेलोसिटी को डिक्रीज किया है 2 टाइम्स, तो इस बार वैल्यू होगी 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इंक्रीज हुआ है तो इस बार सिंपल हम 3 लिखेंगे। ठीक है। क्यूब निकालेंगे। क्यूब? कहाँ पे क्यूब? 3 के ऊपर। देखो 3 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी हो, लेट सपोज यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू हो ए, इसकी वैल्यू हो बी, मतलब इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई अगर किया तो वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर मैं क्यूब करूंगा 3 पर, तो वो तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 टाइम्स हो गया वो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इंक्रीज कर रहे हो मल्टीप्लाई, डिक्रीज कर रहे हो डिवाइड, सिंपल। ठीक है, सही है। ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन में क्यूब या स्क्वायर जो है वो, ये वाला जो स्क्वायर है ना, शायद आप इससे कंफ्यूज होगे, ये वेलोसिटी पे ही ऑलरेडी स्क्वायर है, और ऊपर भी हमने लिखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, सही है। वो स्क्वायर आपको यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि वो तो वेलोसिटी का अपना स्क्वायर था। तो स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज वो ऑटोमेटिक होगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो वो क्यूब नहीं 3 लिखेंगे हम। और जब हम इसे शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट करने में होगा ये, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, और जब रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने में आपके पास फाइनल वैल्यू ये होगी कि ये हो जाएगा 1/4, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 3/1, राइट। ठीक। सॉरी, 1/3, रेसिप्रोकल करना है ना, तो 1/3। तो फाइनल आंसर विल बी 1/12 टाइम्स। सही है।
इंक्रीज लिखें या डिक्रीज? अब डिक्रीज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिवाइड में वैल्यू आ रही है, अपॉन में वैल्यू है, तो वहां पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर ऊपर 12 होता तो इंक्रीज लिखते हैं। इंक्रीज लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्टली और इनवर्सली का साइन है, इसमें भी हमने यही सीखा है कि जब वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी हुई है तो वो इंक्रीज हो रही है, और अगर वो डिवाइड में लिखी है डिनोमिनेटर में, तो वो आपके पास डिक्रीज हो रही है। ठीक है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक आखिरी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछता है, कि मतलब इस बॉडी पर फाइनली फोर्स जो है वो सारी फोर्सेस हैं, यहाँ एयर रेजिस्टेंस है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, सब कुछ है, सारी फोर्सेस हैं। लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि कभी आप अगर यू टर्न पर हो, ठीक है, या किसी ब्रिज पर आप एक टर्न ले रहे हो शार्प, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप उस कार को टर्न कर रहे होते हो, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास कार जो है वो इस डायरेक्शन में टर्न कर रही है, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में टर्न कर रहे थे, तो इस डायरेक्शन में टर्न होते वक्त जो आप पर फोर्स अप्लाई होती है, या आपकी बॉडी जो इंक्लाइंड होती है या जिस डायरेक्शन में लीन होती है वो किस डायरेक्शन में होगी? अगर हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो आप ड्राइविंग सीट पर हो, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे थे, आपने ये टर्न लिया, और यहाँ पे टर्न लेते वक्त आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में लीन होगी, लेफ्ट या राइट? राइट। पक्की बात है। जब टर्न लेते हाँ हैं तो टर्न लेते वक्त होता ही है कि हम हमारे डोर जो विंडो साइड होती है उस साइड थोड़ा लीन हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लेफ्ट पे टर्न ले रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा टर्न जो है वो जा रहा है राइट हैंड साइड पर, हमने टर्न लेकर जाना है राइट पर, ठीक है, तो हमारी बॉडी मूव कहाँ पर होती है, लेफ्ट पर। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि अगर आप टर्न ले रहे हो राइट हैंड साइड पर, तो आपकी जो बॉडी है वो लीन होगी लेफ्ट पर। ठीक है, ऐसा ही होता है, क्योंकि हम जिस साइड टर्न लेना चाह रहे हैं, अगर हम लेफ्ट पे टर्न ले रहे हैं, तो होता ही है कि हम विंडो की साइड पर लीन हो जाते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर कार जो है वो टर्न कर रही है राइट पर, तो बॉडी लीन करेगी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और अगर हमारी कार लेफ्ट पर जो है वो टर्न कर रही है, तो बॉडी लीन करेगी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन हमें पता चल गई। तो इसमें आप ये लिखते हो क्योंकि बॉडी हमारी लेफ्ट पर जा रही है, तो उसके ऑपोजिट भी एक फोर्स होगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन की फोर्स होती है हमेशा से। ऐसा ही है। ठीक। तो आप यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है, सर्कुलर मोशन में चाहे किसी भी तरह की एग्जाम्पल हो और वो आपसे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पूछें, तो बस एक सिंपल स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, और आप इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करना है इस क्लास के बाद, तो आपको बहुत से क्वेश्चंस यही मिलेंगे डायरेक्शन से रिलेटेड, कि रिजल्टेंट फोर्स will always act towards the center of a circle. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें द डायग्राम shows a motorcyclist leaning over in order to move around a corner.
विच फोर्स कॉजेज हिम टू मूव अराउंड द कॉर्नर, यानी वो आपसे रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं कि कौन सी फोर्स इसे हेल्प करेगी कि वो इजीली जो है वो टर्न कर सकता है उस कॉर्नर पे। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सर्कुलर मोशन में मूव करवाने में, सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवाने में हेल्प करती है। तो इसी तरह से अब आपने रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी डायरेक्शन होगी? ये क्या सर, ए और बी दोनों साथ है? ए जो है वो लेफ्ट पर है, ठीक है। बी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप बी की बात करो तो ये एक तरह से ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। और डी होगा, डी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डी फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बॉडी के वेट को, क्योंकि बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स आपके पास वेट की है। और जो बी है आपके पास वो नॉर्मल रिएक्शन की है, ठीक है। अब बचा सही है। सी और ए। अब मोटरसाइकिलिस्ट ने जाना है लेफ्ट पर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी टुवर्ड्स द सर्कल, अगर आप इस पे ड्रॉ करते हो, और ड्रॉ अगर आप इस पे एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल आपके पास यहाँ पर अगर आप दिखाओ तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होना चाहिए? इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपके पास जो सर्कल की डायरेक्शन होगी और रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द सेंटर आपको रिप्रेजेंट करेगा इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। तो इसका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सही है।